सबसे पहले जो निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। मतलब कि एब्डोमेन में किसी भी तरीके का कोई अल्कोहलिक पदार्थ नहीं पाया गया है। अल्कोहल पाया जाता तो इसमें क्या लिखा होता है? मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कहने से सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात सर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा, और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग, ब्रेन मैटर मिसिंग। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई। तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए 10 जनवरी को पार्टी के महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि पार्टी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एजेंडे के साथ कई बैठकें कर रही है। बता दें कि बीजेपी के एक शीर्ष सूत्र के अनुसार जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, यूपी निगम चुनाव और G20 बैठक के संबंध में कई कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। वहीं एक सूत्र ने बताया कि इस साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। ये हमारी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। दुनिया की निगाहें हमारे देश पर होंगी। साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गौरतलब है कि 2023 में पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों जैसा कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि यहां फरवरी-मार्च में चुनाव होने की संभावना है। दरअसल इन विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। बता दें कि त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है। साथ ही केंद्र के फैसले के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूके किंग्स चार्ल्स तृतीय के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यूनाइटेड किंग का पद ग्रहण करने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय के साथ ये प्रधानमंत्री की पहली बातचीत है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और किंग चार्ल्स के बीच जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता के संरक्षण और ऊर्जा परिवर्तन के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता मिशन लाइफ की प्रासंगिकता पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी और किंग चार्ल्स ने बातचीत के दौरान राष्ट्रमंडल देशों के कामकाज को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार का आदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर रूप से कार्य करने और द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध करने में ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। इस दौरान पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स को एक बहुत ही सफल शासन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसके बाद पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स को G20 अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया, जिसके जरिए भारत पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी जीव शैली को बढ़ावा देना चाहता है।
दिल्ली में महिला अपराध की घटनाओं पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला दिल्ली के आदर्श नगर का है, जहां दोस्ती तोड़ने पर युवक ने युवती को चाकू से गोद डाला। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने नकाबपोश सिरफिरे को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह और सुक्खा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के गले, पेट और हाथ पर जख्म मिले हैं। पीड़िता को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता का सीनियर डॉक्टर्स के नेतृत्व में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि 4-5 साल पहले उसकी दोस्ती सुखविंदर से हुई थी। ये परिवार को पसंद नहीं था, इसलिए उसने धीरे धीरे आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिलहाल वो आरोपी से बात नहीं कर रही थी। पीड़िता के मुताबिक सोमवार दोपहर को वह कार ड्राइविंग सीखने के लिए निकली थी। तभी बात करने के बहाने सुखविंदर ने उसे बुलाया, फिर बात करते करते गली में ले गया और चाकू से कई वार किए। जब युवती बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर सुखविंदर फरार हो गया। वहीं पुलिस का मामले में कहना है कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए टीम ने आरोपी को अंबाला से गिरफ्तार किया है। उसे अंबाला से दिल्ली लाकर पूछताछ की जा रही है। बॉलीवुड के क्यूटेस्ट और मशहूर कपल जेनेलिया और रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेद इन दिनों थिएटर में काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रही है। बॉक्स ऑफिस पर वेद की जबरदस्त कमाई का सिलसिला है। एक बार फिर जेनेलिया और रितेश की लव स्टोरी पब्लिक को खूब पसंद आ रही है। हाल ही में इस कपल ने इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर बात की। देखिए वीडियो। मैम, आपने जिस भी इंडस्ट्री में काम किया, काफी हिट मूवी थी। पहली मूवी काफी हिट रही आपकी हर इंडस्ट्री में, और अब वेड, तो कैसा था ये? कुछ चीज़ के पीछे रीज़न या नहीं, कुछ रीज़न नहीं है एक्चुअली। ये जो है, आई थिंक कि इट्स दी ऑडियंस, और ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया। ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट है, शायद इसलिए, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी है, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे I get this kind of love and appreciation, and I'm extremely grateful to be in 6 industries. रितेश देशमुख ने भी यहाँ तुझे मेरी कसम और वेद में किस तरह की सिमिलैरिटी है इसको लेकर बात की। सिमिलैरिटी और डिफरेंस, मुझे तो क्लाइमैक्स, तुझे मेरी कसम के क्लाइमैक्स में, दोनों के क्लाइमैक्स रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तुझे मेरी दोनों के क्लाइमैक्सेस रेलवे स्टेशन पर होते हैं, और तुझे मेरी कसम के क्लाइमैक्स में जेनेलिया मुझे स्टेशन पर छोड़ने आती है, और वेड में मैं इनको स्टेशन पर छोड़ने आता हूँ। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए मराठी फिल्म वेद के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन की जानकारी दी है। मराठी फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने सोमवार को ही 3 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया। बता दें कि मराठी फिल्म वेद साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और समंथा प्रभु की सुपरहिट फिल्म माजली की रीमेक है। एक जनवरी को आश्रम फ्लाईओवर के बंद होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में खास तौर से दक्षिण दिल्ली क्षेत्रों से गुजरने वाले यात्रियों को सोमवार से भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मुमकिन है कि अगले 45 दिनों तक जारी रहे। बता दें कि नोएडा सहित आश्रम फ्लाईओवर में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिसका काम 1 जनवरी से शुरू हो गया है और यह अगले करीब 45 दिनों तक जारी रहेगा। इसी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। मिनटों के सफर में लोगों को घंटों लग रहे हैं। रूट डाइवर्ट होने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एम्स, रिंग रोड, धौलाकुआं जाने वाले लोगों से ट्रैफिक पुलिस ने मथुरा रोड, सराय काले खां का प्रयोग करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, आश्रम फ्लाईओवर के बंद होने से लोगों को दिल्ली के कई इलाकों में जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि हमने रिंग रोड के पास 53 अधिकारियों की तैनाती की है। अभी तक ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने बताया कि आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम अगले 45 दिन में पूरा हो जाएगा। मथुरा रोड पर फरीदाबाद की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। इतना ही नहीं, जाम में फंसे 2 व्हीलर चलाने वाले लोग रास्ता निकालने के लिए फुटपाथ के ऊपर तक चढ़ गए। वहीं लाजपत नगर से डीएनडी की तरफ जाने वाले लोगों को भी इसका सामना करना पड़ा।
दिल्ली के कंझावला केस में मृतका अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई और खुलासे हुए हैं। रेप की पुष्टि न होने के बाद अब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रगड़ के कारण अंजलि के सिर का अधिकांश हिस्सा कट गया था। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से खुल गई थी, छाती के पीछे की पसलियां निकली हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसके पूरे शरीर में कम से कम 40 चोट थी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का परीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अंतिम राय केमिकल एनालिसिस और बायोलॉजिकल सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही दी जाएगी। उधर अंजलि की एक दोस्त का बयान भी सामने आ रहा है। मृतका की सहेली के मुताबिक उसे भी हादसे में चोट लगी थी, लेकिन वो वहां से डरकर अपने घर भाग गई थी और उसने अंजलि को वहीं छोड़ दिया था। उसने ये भी बताया कि अंजलि का शरीर कार में फंस गया था और कार सवार उसे वैसे ही घसीट कर ले गए। निधि ने दावा किया है कि अंजलि नशे में थी और उसने स्कूटी चलाने पर जोर दिया था। उसने दावा किया है कि इसी बात को लेकर दोनों की होटल में लड़ाई भी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, ट्रेनों है तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। वहीं अंजलि की सहेली के बयानों पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उसके दोस्त के बयानों की भी जांच होनी चाहिए। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है। उसको बुरी तरीके से मारा गया है। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है। उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था। ये जो भी दोषी हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। Well, I never miss an update.